टॉपिक इज पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, पार्ट्यूरेशन जो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। लास्ट टाइम बेटा आप लोगों ने गैस्ट्रुलेशन करा था, प्लेसेंटा करा था। आई होप वो क्लियर हो गया होगा पूरा आप लोगों को। प्लेसेंटा के फंक्शंस मैंने आपको बताए थे कि प्लेसेंटा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। और कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, उनसे क्या हार्मोन्स निकल रहे हैं, वो आगे क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपने देखना था। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसमें मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है बेटा, और एक आप लोगों के पास आती है अम्बिलिकल वेन विच इज एक्चुअली कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द फीटस। और अम्बिलिकल कोड को बनाने में एलेंटॉइस, यॉर्क सैक और एमनियन का कंट्रीब्यूशन रहता है। एंड ये जो डिस्क लाइक पार्ट आपको नजर आता है, द होल डिस्क लाइक पार्ट इज एक्चुअली नोन एज द प्लेसेंटा, जिसमें कॉरियन एंड मैटरनल टिश्यू, ठीक है, यानी कि यूट्राइन वॉल, दोनों मिल के अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो एज यू कैन सी कि यूट्राइन वॉल का ये हिस्सा है बेटा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना सारा, ये यूट्राइन वॉल का हिस्सा है। इसमें आप देख सकते हो कि जो आर्टरीज हैं, ये जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, उनकी वॉल डिसॉल्व हो चुकी है। तो देखो ब्लड यहाँ निकल चुका है पूरा बाहर, और उसी ब्लड में डायरेक्टली कॉरियोनिक विलाई डिप हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लेसेंटा को अगर आपको याद हो तो बेटा इसको नाम दिया जाता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, जिसमें तीनों मेटर्नल टिश्यू डिसॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ फीटल टिश्यू बचते हैं, ओनली 3 वैल्यूज। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है बेटा, वो डेफिनेटली हम पार्ट्यूरेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है। क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट द वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें आपने बताना है कि वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, हार्ट का। हार्ट बनेगा तो डेफिनेटली देखो हार्ट साउंड तो प्रोड्यूस होंगी। तो जो ग्रोइंग फीटस है उसका साइन हमें कैसे मिलता है, हार्ट बीट से, हार्ट साउंड से। बिकॉज एक मंथ में, जो प्रेगनेंसी का 1 मंथ है, उसके बाद हार्ट प्रॉपरली डेवलप हो जाता है। क्लियर। बाय द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस के जो लिम्स हैं और जो डिजिट्स हैं, उंगलियां और लिम्स, ये प्रॉपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो टोटल होती है बेटा 9 मंथ्स की। तो 3-3 महीने के 3 स्लॉट हैं आपके पास। ठीक है, 3 महीने का जो पहला स्लॉट है उसको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्लियर। और फिर जो 3 महीने का दूसरा स्लॉट है उसको बोला जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। लास्ट वाले 3 महीनों को बोला जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। और आपको पता है बेटा कि जो 1 मंथ है उसमें कम से कम 4 हफ्ते आते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 12 हफ्ते। 12 हफ्ते का मतलब 3 महीने, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो बाय 12 वीक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स है बेटा वो बन जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह बन के रेडी हो जाते हैं। जो फीटस की फर्स्ट मूवमेंट है या जो उसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स का बनना है हेड के ऊपर, वो यूजुअली हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर। देन बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, 24 वीक्स बेटा यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, यानी कि 6 महीने आप मान के चलो प्रेगनेंसी के, उस टाइम पे बॉडी जो है दैट इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस बन जाती हैं। और बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ, यानी कि जो पूरा 9 महीने का टाइम पीरियड है, उसके बाद फीटस जो है दैट इज नाउ रेडी टू डिलीवर। सो व्हेन द फीटस इज रेडी टू डिलीवर, it is the end of the pregnancy and now the process is called parturition, that is known as the childbirth. तो ये आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर इसका लेना है आपको।
अब इसके बाद आते बेटा नेक्स्ट प्रोसेस में, दैट इज नोन एज अ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का बेसिकली मतलब क्या है? इट इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है। जो फुली फॉर्म्ड यंग वन है, जो फीटस है बेटा, वो मदर की बॉडी से बाहर निकलता है एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब होता है पूरा प्रेगनेंसी पीरियड, जो 9 महीने का यानी कि अप्रोक्सीमेटली 280 डेज का है ह्यूमन के केस में, ठीक है। इसके अलावा जो ये चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है बेटा, इसको इंड्यूस कौन करता है? इसको इंड्यूस करता है मदर का नर्वस सिस्टम एज वेल एज जो मदर का एंडोक्राइन सिस्टम है, और इसमें कंट्रीब्यूशन फीटस की तरफ से भी रहेगा। सो बेसिकली इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मीडिएटेड प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है आपके पास? इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मीडिएटेड प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में नर्वस सिस्टम as well as जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, both are playing a very important role. क्लियर? दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पार्चुरेशन में जो चाइल्ड बर्थ होता है बेटा, तो चाइल्ड बर्थ के लिए लेबर पेन होता है। अगर आपको याद हो फीमेल्स में, लेबर पेन का मतलब होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो फीमेल्स में उठती हैं, ठीक है, ताकि फीटस बाहर निकले। अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, ये बेटा कहाँ से आती है? ये आती है फुली मैच्योर फीटस एंड फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके नीट के पेपर में बहुत बारी रिपीट मोड पे पूछा जा चुका है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कैसे बनती है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फुली मैच्योर फीटस एंड फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखना है कि कौन कौन से बेटा हॉर्मोन्स हैं जो पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है। तो सबसे पहला हार्मोन हम यहाँ पर लेते हैं, द हार्मोन इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसको यहाँ पर नाम दिया जाता है बर्थ हार्मोन, बिकॉज दिस हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर द पार्चुरेशन। क्लियर? अब जो ऑक्सीटोसिन, फॉर एग्जाम्पल मदर की बॉडी में फीटस इज फुली मैच्योर, प्लेसेंटा इज फुली डेवलप, तो उस टाइम पे बेटा मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड वो बहुत ही लाइट अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, एज वेल एज जो फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। तो ये ऑक्सीटोसिन ब्लड के थ्रू पहुंचता है यूट्राइन मसल में। आपको याद होना चाहिए यूट्राइन मसल कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं बेटा? मायोमेट्रियम में। तो ये ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम पे जाके एक्ट करेगा, सो दैट द मसल अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है शुरू में वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, हल्का कॉन्ट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी ऑक्सीटोसिन का अमाउंट कम है कंपैरेटिवली। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ये जो ऑक्सीटोसिन है ये एक और काम करेगा, ये प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करेगा ताकि प्लेसेंटा प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट आउट करे। नाउ दिस इज योर सेकंड हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस का। तो पहले तो ऑक्सीटोसिन था, अब आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन भी आ गया, तो उससे जो कॉन्ट्रैक्शन है बेटा वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो फर्दर मदर के पिट्यूटरी को और पॉजिटिवली स्टिमुलेट करेगा, ताकि मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड और ज्यादा क्या रिलीज करे? ऑक्सीटोसिन। फिर वो ऑक्सीटोसिन आके यूट्रस के ऊपर अट्रैक्ट मतलब यूट्रस के ऊपर एक्ट करेगा, तो यूट्रस में फिर से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। वो जितनी कॉन्ट्रैक्शन होगी मदर का पिट्यूटरी उतना ही स्टिमुलेट होगा, और उतना ही आपके पास ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होगा। तो इससे क्या होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन थी अब वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई, तो इस वजह से होता है लेबर पेन। क्या बोला जाता है इसको? लेबर पेन, ठीक है। तीसरा हार्मोन हमने आपको दे दिया रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है वो भी हमें इसी टाइम पे चाहिए, क्योंकि रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फिसिस और सर्विक्स को क्या करवाता है? डायलेट करवाता है। अगर आपको बेटा अपना स्केलेटल सिस्टम याद हो, तो हम जब आपका पेल्विक गर्डल बनाते हैं तो हम आपके पेल्विक गर्डल में कुछ इस तरह का एक कनेक्शन बनाते हैं। दिस इज द प्यूबिक रीजन जो आपस में कनेक्टेड है। इस कनेक्शन को प्यूबिक सिम्फिसिस बोला जाता है। ये बेसिकली आपके पेल्विक गर्डल में है, जो आपका वेस्ट रीजन है, ठीक है। ये और सर्विक्स दोनों इस टाइम पे क्या होते हैं? डायलेट, खुलते हैं। खोलने का काम कौन करेगा? रिलैक्सिन। खुलेंगे तो बेटा बेबी आराम से बाहर आ सकता है, ठीक है।
फिर चौथा हार्मोन हमने आपको दे दिया CRH, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जिन विमेन में प्रेगनेंसी के टाइम पे, पूरी प्रेगनेंसी में अगर CRH का लेवल हाई रहता है तो उनमें बेबी के डिलीवर होने के चांसेस अर्लियर रहते हैं। मतलब बच्चा सपोज जैसे डॉक्टर बेटा ड्यू डेट देते हैं कपल्स को, इतनी तारीख को बेबी के होने के चांस हैं, तो अगर विमेन में CRH का लेवल ज्यादा है तो वो अर्ली डिलीवरी कर सकती हैं, और जिनमें CRH का लेवल कम होता है वो लेट डिलीवरी कर सकती हैं। तो CRH जो है वो बेसिकली एक तरीके से बेटा क्लॉक सेट करता है फॉर बर्थ। बर्थ के लिए वो एक तरह से टाइम सेट करता है कि बर्थ अर्ली होगा या फिर लेट। तो 4 हार्मोन दिमाग में क्लियर कर लो, ऑक्सीटोसिन, सेकेंड प्रोस्टाग्लैंडिन, थर्ड रिलैक्सिन, फोर्थ CRH। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। अच्छा बेटा, अब ये वाला डायग्राम देखो, ये स्पेशल एक डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना इजी है समझने में, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें बेसिकली हम एक चीज देखते हैं, उसको नाम दिया जाता है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, माइक सब बच्चे अपना म्यूट रखेंगे। पॉजिटिव फीडबैक बेटा, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है यहाँ पर देखो जरा ध्यान से। जब आप में पार्चुरेशन स्टार्ट होता है फीमेल्स के केस में, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीटोसिन है, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ फीटस और मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है, स्टार्टिंग में इसका अमाउंट होता है बहुत कम। ऑक्सीटोसिन का टारगेट होता है यूट्रस को जाके कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, मायोमेट्रियम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, मायोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करो, उसका कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाओ। सेम टाइम पे ऑक्सीटोसिन यहाँ पर एक और काम करेगा, स्टिमुलेट करता है प्लेसेंटा को ताकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करे। प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि जो मदर का पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, मदर का पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, वो और ज्यादा स्टिमुलेट होगा, तो वो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, और ऑक्सीटोसिन होगा तो और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा। तो बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को बढ़ा भी रही है, फिर ऑक्सीटोसिन इन कॉन्ट्रैक्शन को आगे और बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो और सिक्रेशन बढ़ेगा, और ये सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा लास्ट में जाके, तो इससे होंगी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इनटू द लेबर पेन, जिससे बेबी आ जाता है बाहर। ठीक है, सेम वे में एक और हार्मोन है ईस्ट्रोजन, जो प्लेसेंटा ही सिक्रेट करता है फीमेल्स के केस में। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है बेटा, वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर है यूट्रस के ऊपर उनको इंड्यूस करता है। कहने का मतलब, इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीटोसिन, तो बाहर वाली लेयर को हमने क्या नाम दिया था, पेरीमेट्रियम। बीच वाली लेयर को बेटा हमने क्या नाम दिया था, मायोमेट्रियम। और अंदर वाली लेयर को हमने क्या नाम दिया था, एंडो। पर हमें एंडो की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर बात करेंगे मायोमेट्रियम की। तो मायोमेट्रियम के ऊपर ईस्ट्रोजन जाके स्टिमुलेट करता है रिसेप्टर को, ताकि वो रिसेप्टर वहां पे निकल आए। इन्हीं रिसेप्टर के साथ आगे जाके क्या बाइंड होता है, इनके साथ बाइंड होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, जब तक वो अपने रिसेप्टर से बेटा बाइंड नहीं करेगा तब तक हमें उसका मोड ऑफ एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें उसके रिसेप्टर एक्सपोज करने पड़ते हैं, इंड्यूस करने पड़ते हैं। रिसेप्टर को इंड्यूस कौन करता है, ईस्ट्रोजन, ताकि जैसे ही ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बढ़े तो ऑक्सीटोसिन फटाफट से रिसेप्टर पे आके बाइंड करे और मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा दे। तो ये टेबल आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न करना है बेटा। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमें क्या शो करता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका भी।
अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है पार्चुरेशन, दैट इज द लेबर पेन। तो पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं बेटा टोटल 3 स्टेजेस में। तो सबसे पहली जो स्टेज यहाँ पर हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ डायलेशन। डायलेशन डायलेट, डायलेट का मतलब होता है खुलना, ठीक है, चौड़ा होना, क्लियर। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यूट्राइन वॉल के लगातार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, बेसिकली जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होती है फ्रॉम इट्स टॉप डाउनवर्ड, क्लियर, कॉन्ट्रैक्शन जाती है ऊपर से नीचे, तो फीटस की मूवमेंट होती है नीचे की तरफ, दैट इज टुवर्ड द सर्विक्स, ताकि उसका जो हेड है वो सर्विकल रीजन की तरफ आके अटक जाए, तभी तो बच्चा हेड के थ्रू बाहर निकलेगा। तो इसका जो ड्यूरेशन है बेटा वो 6 से 12 घंटे का है। इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एमनियोटिक सैक है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी सैक के अंदर बेबी है। तो सबसे पहले बेटा ये सैक टूटेगा, सैक टूटेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग ऑफ फीमेल व्हिच इज बेसिकली एन एमनियोटिक फ्लूइड, और ये इंडिकेट करता है कि चाइल्ड बर्थ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और उसी टाइम पे रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से डायलेशन होगा सर्विक्स का, एंड दिस इज द टाइम जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और डायलेशन हो जाता है किसका, सर्विक्स का, क्लियर। सेकंड आपके पास आता है बेटा स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। स्टेज ऑफ एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का मतलब निकलना। अब इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे बेबी की डिलीवरी होगी, क्यों, क्योंकि लगातार स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, वाटर सैक टूट चुका है, बेबी का हेड सर्विक्स रीजन में फिट हो चुका है, मदर का यूट्रस लगातार स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बेबी नीचे की तरफ पुश होगा। तो इसका ड्यूरेशन चलता है 10 मिनट से लेकर अप्रोक्सीमेट 30 मिनट तक, और कईयों में कुछ घंटों तक भी चला जाता है। तो इस टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का कंसेंट्रेशन बहुत हाई होता है। तो अल्टीमेटली बेबी कम्स आउट थ्रू वेजाइना, और निकलते टाइम बेटा सबसे पहले जो उसका पार्ट निकलता है वो हेड निकलता है। जैसे बेबी बाहर आ जाएगा तो बेबी ऑब्वियसली ब्रीदिंग स्टार्ट करेगा, तो उस टाइम पे इस स्टेज में बच्चे के लंग्स क्या हो जाते हैं, फंक्शनल। एक चीज हमेशा याद रखो कि बेबी जब तक मदर के वॉर्म में है तब तक बेटा उसके लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं, बिकॉज लंग्स आर फिल्ड विथ लिक्विड, वो कोई काम नहीं करते हैं, बिकॉज बच्चा पूरे तरीके से प्लेसेंटा के ऊपर डिपेंड है। एक बार उसका बर्थ हो गया, बर्थ के टाइम पे सबसे पहले उसका हेड बाहर आया तो उसने ब्रीथ करना स्टार्ट करा, नाक से सांस लेना शुरू किया, तो लंग्स फूलते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर हवा भरती है, देन द लंग्स स्टार्ट फंक्शनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज और यहाँ पर देखी जाती है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बेटा, ऑब्वियसली जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ पर कट कर दिया जाता है, क्लियर, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा बाहर आ चुका है, सो कॉर्ड शुड बी कट, तो बच्चा हो जाता है मदर से सेपरेट। फिर लास्ट स्टेज आपके पास आती है प्लेसेंटल स्टेज, जो चलती है 10 से 45 मिनट तक। इस स्टेज में क्या होता है कि जो लगातार कॉन्ट्रैक्शन अभी भी फीमेल के यूट्रस में हो रही है, तो उस वजह से प्लेसेंटा का जो बेटा रिमेनिंग मास है वो सारा निकल के आ जाता है वेजाइना से बाहर, और इस मास को नाम दिया जाता है आफ्टर बर्थ। क्या बोला जाता है इसको, आफ्टर बर्थ। और सम टाइम इसके लिए वर्ड यूज होता है डेसिडुआ, अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये हो गई टोटल 3 स्टेजेस फॉर द लेबर पेन, स्टेज ऑफ डायलेशन, स्टेज ऑफ एक्सपल्शन एंड प्लेसेंटल स्टेज। अब चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि फीमेल में जब बच्चे का बर्थ हो जाता है बेटा, तो बर्थ के 28 या 35 मतलब 1 या 1.5 महीने के बाद जो यूट्रस होता है फीमेल का वो अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाता है, उसका साइज भी रिड्यूस हो जाता है, और उसमें एंडोमेट्रियम फिर से बन जाती है जो टूटी थी, ठीक है। और समटाइम कहते हैं जो फीटस है वो नॉर्मली लेबर पेन से नहीं आ पाता बाहर, क्योंकि लेबर पेन शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उस केस में बेटा सर्जिकल प्रोसीजर हमें लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सी सेक्शन। या तो इसको सी सेक्शन बोलते हैं या इसको सिजेरियन बोलते हैं, जिसमें लोअर एब्डोमेन में कट दिया जाता है और फिर बेबी को निकाल के उस कट को सील कर दिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड सी सेक्शन, अगर नॉर्मली नहीं होता है तो उस केस में, ठीक है। तो ये आपके पास है लेबर पेन, दैट इज पार्चुरेशन व्हिच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बेटा।
अच्छा बेटा, ये डायग्राम है, बहुत क्लियर डायग्राम है, आप बच्चों को बड़े अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा कि हम आपको क्या बताना चाहते थे। पहला स्टेज मैंने स्टेज ऑफ डायलेशन बोला था, ठीक है। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है, तो ये देखो जरा, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा। तो बच्चा ऐसे पोजीशन होता है उस टाइम पे, ठीक है। ये वाला लोअर हिस्सा ऊपर की तरफ, हेड देखो नीचे की तरफ है। ये मदर का जो एरिया है, दिस इज द वेजाइनल एरिया, ये दिख रहा है आपको, लेबल करा हुआ है, एंड दैट इज अ सर्विक्स एरिया। तो जो सर्विक्स एरिया में बेटा, एक मैंने आपको बताया था म्यूकस प्लग होता है, तो म्यूकस प्लग भी डिसॉल्व होगा। म्यूकस प्लग डिसॉल्व होगा, एमनियोटिक सैक रप्चर होगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा दैट स्टार्ट कमिंग आउट, और बच्चे का हेड ऐसे फिट हो जाता है यहाँ पर। फिर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सबसे पहला जो पार्ट बच्चे का बाहर निकलता है वो उसका हेड पार्ट है, क्लियर। और एक बार अगर बच्चा पूरा बाहर निकल गया बेटा, विच इज बेसिकली द स्टेज ऑफ आफ्टर बर्थ, तो उसके बाद देखो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट कर दिया जाता है, एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे जो प्लेसेंटा है वो भी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिटैच हो जाएगा, और ब्लड और म्यूकस के साथ इट स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम वेजाइना। सो दिस इज बेसिकली द प्लेसेंटल स्टेज, ठीक है। बहुत ही क्लियर डायग्राम है, आपको बड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा कि डायलेशन स्टेज, फिर उसके बाद एक्सपेंशन स्टेज जिसमें डिलीवरी होती है, एंड प्लेसेंटल स्टेज जिसमें रिमेनिंग मास प्लेसेंटा का बाहर निकल जाता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद एक लास्ट इसमें पॉइंट आता है लैक्टेशन का। देखो लैक्टेशन वर्ड अगर आपको याद हो तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। लैक्टेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इन द फीमेल ब्रेस्ट। लेकिन ये तब होगा जब फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मेमोरी ग्लैंड है बेटा, वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड द एंड ऑफ, कब करते हैं, टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज व्हाट, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन को अगर आपको याद हो तो क्या बोला जाता है बेटा, इसको मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन। So this is the milk secreting hormone which causes the milk formation toward the end of pregnancy, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसके बाद जब मदर बच्चे को फीड करवाए तो फीडिंग के टाइम पे बेटा मिल्क निकलता है ब्रेस्ट से बाहर, तो इसको बोलते हैं रिलीज ऑफ मिल्क, और इट इज कॉल्ड मिल्क लेट डाउन, ये अनदर टर्म है इसके लिए। इसमें बेटा कौन सा हार्मोन चाहिए, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन में क्या होगा कि जो बेबी है, न्यूली बॉर्न बेबी, सो व्हेन द बेबी सक द निपल ऑफ मेमरी ग्लैंड, क्लियर, व्हेन द बेबी सक द निपल ऑफ मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट ऑफ मदर, तो उस टाइम पे बेटा उस सकिंग की वजह से जो मदर का पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, वो हो जाता है यहाँ पर स्टिमुलेट, ठीक है। तो जब ये स्टिमुलेट होगा बेटा तो ये इमीडिएट रिलीज करेगा हार्मोन, दैट हार्मोन इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मदर की ब्लड सर्कुलेशन में गया, उसके बाद वो एक्ट करेगा अपने टारगेट के ऊपर, और उसका टारगेट होता है मेमरी ग्लैंड, और वहां पर वो करवाता है इंजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क का निकलना, ताकि मदर जो है वो अपने बच्चे को फीड करा सके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, क्लियर। अब एक चीज जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ज्यादातर केसेस में क्या देखा गया कि फीमेल जब तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है उतने टाइम तक फीमेल की खुद की बॉडी में जीएनआरएच का सिक्रेशन रहता है सप्रेस्ड, बहुत ही कम, वेरी लो एलएच, वेरी लो एफएसएच। तो उससे क्या होगा कि उतने टाइम में फीमेल में जो मेंसेस होते हैं बेटा वो एब्सेंट रहते हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में यही पैटर्न देखने को मिलता है, बट सम फीमेल्स में मेंसेस आ भी जाते हैं इवन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, बट कईयों में नहीं होते। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपसे नीट के पेपर में पूछी जा सकती है बेटा, वो है कोलोस्ट्रम के बारे में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रम क्या होता है कि जब बच्चे के बर्थ के बाद मदर उसको फर्स्ट टाइम बेटा फीड करवाती है तो पहली बारी में जो मिल्क निकलता है वो होता है येलो थिन, और उसको बोला जाता है फॉर्म मिल्क, और बायोलॉजिकल टर्म उसको क्या दी जाती है बेटा, कोलेस्ट्रम। क्या बोला जाता है उसको, कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम जो है इट इज रिच इन प्रोटीन बट इट इज वेरी लो इन फैट, और इसमें होती है शुगर लैक्टोज। It is poor in iron and contain very small quantity of vitamin C, and it also contain antibody that is called IgA.
IgA का मतलब immunoglobulin A antibody. Clear? Now this antibody will do what? It will provide protection to the baby. क्योंकि जब बच्चे का बर्थ होता है बेटा तो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो एक तरीके से मदर उसकी इम्यूनिटी बढ़ा रही है, मदर मिल्क के थ्रू उसको इम्यूनोग्लोबिन ए देती है, एंटीबॉडी ए देती है, ताकि बच्चा इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सके। ठीक है, तो ये बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो मदर क्या कर रही है बेटा, मिल्क के थ्रू एंटीबॉडी बच्चे को दे रही है। ठीक है, मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड ऑलरेडी बना हुआ एंटीबॉडी कहाँ से जा रहा है, बच्चे से, सॉरी मदर से फीटस में जा रहा है। तो मतलब फीटस क्या कर रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी ले रहा है बाहर से, खुद तो नहीं बना रहा ना, बाहर से ले रहा है, किससे ले रहा है, मदर से। So this type of the immunity is commonly known as passive immunity. ऐसी immunity को क्या बोला जाता है, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव होता है कि जब आप एंटीबॉडी बने बनाए ले रहे हो किसी से, आप बना नहीं रहे हो, आप बने बनाए ले रहे हो, तो उनसे फिर आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हो। अगर आप एंटीबॉडी खुद बनाते हो देन इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। बट यहाँ पर बच्चा बने बनाए एंटीबॉडीज मदर से ले रहा है, कौन से ले रहा है, एंटीबॉडी ए। सो दिस इम्यूनिटी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, पैसिव इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कोलोस्ट्रम के बारे में, और क्या पूछा जाएगा कि मदर से बच्चे में कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, एंटीबॉडी ए। इस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है, दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज द पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये आपने करना है रिगार्डिंग द लैक्टेशन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये ना आप लोगों की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर मदर में नेचुरली लेबर पेन ना इंड्यूस हो, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं उस टाइम पे मदर को एक इंजेक्शन देते हैं ताकि लेबर पेन इंड्यूस करा जा सके। तो ये जो इंजेक्शन मदर को दिया जाता है वो क्या है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो उस इंजेक्शन में बेसिकली होता है पिटोसिन। कौन सा हार्मोन होता है, पिटोसिन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि पिटोसिन क्या है, तो बेटा जो हमारे में ऑक्सीटोसिन बनता है वो हमारा नेचुरल हार्मोन है, क्योंकि ह्यूमंस में वो नेचुरली बनता है बॉडी में, एंड इट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। बट बाई चांस अगर फीमेल में इस हार्मोन का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है या ये बिल्कुल भी नहीं बनता, तो लेबर पे नेचुरली इंड्यूस नहीं होते, उस केस में आर्टिफिशियली वो इंड्यूस करवाए जाते हैं बाय गिविंग देम इंजेक्शन। That injection contain the synthetic form of oxytocin. Synthetic form of oxytocin. So what is the name of the synthetic form of oxytocin? That is the pitocin. ठीक है, इसको दिया जाता है इंजेक्शंस की फॉर्म में ताकि ये जाके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करे और आराम से बच्चे का बर्थ हो जाए। तो ये भी क्वेश्चन बेटा आप लोगों से पूछा जा सकता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है।